तो इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। और बड़ी खबर रूस यूक्रेन के वॉर जोन से पहली बार कार्बन ड्रोन को लेकर है। आपको बता दें, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रूस के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रूस की सेना ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर एक साथ 75 ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। ये अब तक का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के कीव, सुमी और ज़ापोरिज़िया को निशाना बनाकर हमला किया। रूसी हमले से यूक्रेन के तीनों इलाके दहल गए। रूस के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। रूसी हमलों में कीव, सुमी और ज़ापोरिज़िया में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। और बड़ी खबर आप देखिए क्या आ रही है इस वक्त। रूसी ड्रोन पर यूक्रेनी ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ। PM1910 मैक्सिम गन से हमला किया गया। 118वीं ब्रिगेड ने रूसी ड्रोन को निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन के कीव पर भीषण ड्रोन हमले को लेकर बड़ी खबर, जहां जुलियानी एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन से कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। और एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन हमले से थर्राया कीव शहर। कीव के मेयर ने बताया अभी तक का सबसे घातक हमला इसको। ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। और अब सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन पर रूस का अब तक का ये सबसे घातक प्रहार। बड़ी खबर यह कि एक साथ 75 ड्रोन से बॉम्ब बरसाए गए हैं। कीव, सुमी, ज़ापोरिज़िया रूसी हमले में दहल गए हैं। और यही तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से वॉर जोन से आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 75 ड्रोन से बरसाए गए बॉम्ब। और एक साथ यूक्रेन पर रूस का अब तक का ये सबसे घातक प्रहार है, जहां 75 ड्रोन से बॉम्ब बरसाए गए हैं। कीव, सुमी, ज़ापोरिज़िया सब रूसी हमले से दहल रहे हैं। और वही तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां कीव पर 75 ड्रोन से बॉम्ब बरसाए गए। तो रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने 2022 के बाद अब तक का ये सबसे विध्वंसक वार किया है। और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूसी फौज ने एक के बाद एक 75 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। कीव में कई जगहों पर अंधेरा छा गया, इमारतें ध्वस्त हो गई। वहीं यूक्रेन ने रूस के 75 ड्रोन में से 74 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। हालांकि रूस के 75 ड्रोन में से 74 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के यूक्रेन की तरफ से यह दावा तो किया जा रहा है, लेकिन रूस ने एक के बाद एक जिस तरीके से ड्रोन हमलों को अंजाम दिया है, ज्यादातर इलाकों में अंधेरा छा गया है। कीव में 17,000 घरों की बिजली गुल हो चुकी है। यूक्रेन के सुमी और ज़ापोरिज़िया में ड्रोन हमले को लेकर बड़ी खबरें हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलेव में हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमला किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमले पर यूक्रेन आर्मी का बड़ा दावा। 75 ड्रोन हमले में 74 को नाकाम किया। कीव पर के 66 ड्रोन हमले को नाकाम किया। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह भी कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक्शन, जहां Su-30SM और Su-24M से हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाया गया है। वहीं यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर बड़ा आरोप, रूस ने हमले के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, रडार सिग्नल से बचाने के लिए ड्रोन को कार्बन से ढका गया है। ये अब ड्रोन पर कार्बन के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के ऊपर ये बड़े आरोप लगाए हैं। तो आप देखिए, यूक्रेन के पलटवार से बचने के लिए रूस अपने घातक ड्रोन पर कार्बन की चादर को चढ़ा रहा है, ताकि वो रडार की जद से बच पाए। पुतिन की बर्बादी वाली कुंडली का खुलासा कैसे सनसनी फैला रहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रूस का ड्रोन विध्वंस, कार्बन बना ढाल। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन से बम वर्षा की। शाहेद ड्रोन से किए कीव पर एक के बाद एक हमले। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर आरोप है, रूस ने ड्रोन हमले में कार्बन का इस्तेमाल किया है। रडार सिग्नल से बचाने के लिए ड्रोन को कार्बन से ढका गया। रूस ने ड्रोन को काले रंग से पेंट किया। यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से यह बयान दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन के हथियार डिपो, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हमला किया। रूस के ऑरलान 10 और तोप से हमला किया गया। ड्रोन से मिली लोकेशन के बाद दागे गोले।
अवदिव्का में भी रूसी सेना के भीषण हमले को लेकर खबर मिल रही है, क्योंकि औद्योगिक इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। आपको बता दें, इस हमले में अवदिव्का में तबाही ही तबाही मची। और देखिए अवदिव्का से एक और बड़ी खबर। अवदिव्का में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 110वीं ब्रिगेड के गढ़ पर कब्जा किया। रूसी सेना ने कब्जे का वीडियो भी जारी किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन मीडिया के एक बड़े दावे को लेकर खबर यह कि यूक्रेन पर दबाव अमेरिका बनाएंगे और जर्मनी बनाएगा। आपको बता दें, रूस से बातचीत के लिए योजना बनाने की बात भी कही जा रही है। पर फिर से बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन मीडिया की तरफ से किया जा रहा है दावा कि यूक्रेन पर दबाव बनाएंगे अमेरिका और जर्मनी। रूस से बातचीत के लिए ये योजना बनाएंगे। क्योंकि हकीकत यह है कि 638 दिनों से जारी जंग के बाद भी यूक्रेन को नहीं रोका जा सका। अब अमेरिका और जर्मनी ने शांति के लिए गुप्त एजेंडा तो तैयार किया है। खबर है कि यूक्रेन को अब दोनों देश नए फ्रंट के लिए नहीं उकसाएंगे, बल्कि दोनों देश रूस के साथ बातचीत के लिए दबाव बनाएंगे। और शांति की बात जिस तरीके से कही जा रही है, हालांकि रूस का भी एक्शन प्लान है और रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मन मीडिया जो दावे कर रही है उसे बारे में डिटेल आपके सामने कि यूक्रेन पर रूस से बातचीत का दबाव बनाने की यूएस और जर्मनी कोशिश करेंगे। वहीं रूस से वार्ता के लिए अमेरिका और जर्मनी की गुप्त ये योजना है। हथियारों की आपूर्ति कम करेंगे अमेरिका और जर्मनी कीव की जीत की उम्मीदों के लिए। हालांकि एक बड़ा झटका जरूर है ये, लेकिन यह साफ हो चुका है कि बातचीत पर यूक्रेन को लाने की कोशिश की जा रही है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नेतन्याहू के बातचीत के लिए अमेरिका और जर्मनी दबाव बनाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इसके लिए एक गुप्त योजना को भी तैयार किया गया। क्या है वो, आप देखिए। जर्मनी और अमेरिका रूस के साथ बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेंगे। जर्मन मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। इसकी पहल भी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि जर्मनी और अमेरिका यूक्रेन पर हथियारों की आपूर्ति कम करके रूस के साथ बातचीत करने के लिए दबाव डालेंगे। हथियारों की आपूर्ति कम होने से कीव की जीत की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका होगा। शांति वार्ता शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने की एक गुप्त जर्मन अमेरिकी योजना बताई है। गुप्त योजना आखिर क्या है? जर्मन अखबार बिल्ड ने जर्मन सरकार के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि योजना के मुताबिक वॉशिंगटन और बर्लिन यूक्रेन को मौजूदा अग्रिम पंक्ति पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त हथियार और सुरक्षा कवच की आपूर्ति देंगे, लेकिन रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लेने के लिए हथियारों की आपूर्ति नहीं करेंगे। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू को बातचीत के लिए एक टेबल पर लाया जा सकता है। इधर जर्मन सरकार के एक सूत्र के मुताबिक ज़ेलेंस्की को ये महसूस करना चाहिए कि उनकी इच्छा के मुताबिक देश नहीं चलेगा। वैश्विक और नागरिक हितों का भी ख्याल करना होगा। बड़ी खबर, जहां परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है रूस और दुनिया के लिए डराने वाली है ये खबर। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार रूस का परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास भी जारी है। इसलिए ये खबर बड़ी, किस तरीके से परमाणु शक्ति का प्रदर्शन रूस की तरफ से किया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से रूस के परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आ रही है, जाहिर सी बात है रूस न सिर्फ अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि दुनिया को डराने की कोशिश की जा रही है। बड़े सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि क्या रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, पुतिन आर पार की लड़ाई का मूड बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले कई दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ा रही हैं। सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए ये डराने वाली खबर क्यों है? क्योंकि सोचिए, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस क्यों बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये महाविनाश की तैयारी के तहत पुतिन के उस शक्ति प्रदर्शन की लोकेशन की तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से व्हाइट सी, जहां पर सबमरीन इम्प्रेटर अलेक्जेंडर 3 को लेकर खबरें मिली हैं। एटमी मिसाइल बुलावा को लेकर खबर आई है। मिसाइल की कैटेगरी है ICBM और अमेरिका की किलर बुलावा मिसाइल के टेस्ट को लेकर खबर भी है, जहां पर आपको बता दें कि सबमरीन जेनेरेलिस्मो सुवारोव को लेकर खबर है। एटमी मिसाइल बुलावा, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है, 6 परमाणु बॉम्ब ले जाने की इसकी क्षमता है, इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। और जिस तरीके से टेस्ट को लेकर लोकेशन की जानकारी आई है, वो लोकेशन है कामचत्स्का बेस, जहां पर सिनेवा मिसाइल को लेकर खबर है, जिसकी रेंज 8300 किलोमीटर है। हालांकि Tu-95MS क्रूज मिसाइल के टेस्ट को लेकर भी बड़ी खबर आई, जिसकी लोकेशन बताई गई बेरेंट्स सागर। हालांकि जिस तरीके से ये परमाणु प्रदर्शन
शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़े संकेत मिले हैं, क्योंकि अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा फैसला हुआ है। सुरक्षा के लिए अमेरिका मिसाइलों की दीवार बनाने की योजना बना रहा है और प्रशांत महासागर में मिसाइलों की दीवार बनाने की अमेरिका की इस तैयारी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। तो अब सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका मिसाइलों की दीवार बनाने को लेकर बड़ा फैसला ले रहा है और प्रशांत महासागर में जिस तरीके से नजर रखी जा रही है, ये एक और सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका प्रशांत सागर मिसाइलों की दीवार बना रहा है और कैसे मिसाइलों की दीवार अमेरिका की रक्षा करने वाली है। दरअसल समंदर में पहरेदारी अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी, जो जानकारी आ रही है। यूएस का प्लान क्या है? समंदर में मिसाइलें तैनात करेगा अमेरिका। टॉमहॉक MS-6 मिसाइल होगी, मिसाइल तैनात करने की योजना है। मकसद क्या है? अमेरिका की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना, अमेरिका को दुश्मनों के हमले से बचाना। बड़ी बात क्या है ये आप समझिए। रूस चीन इसे उकसाने वाला फैसला मान रहे हैं। अमेरिका के साथ रूस चीन का टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। तनाव ज्यादा बढ़ा तो वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ जाएगा। अमेरिका प्रशांत महासागर में मिसाइलों की दीवार, अभेद दीवार खड़ी करने तो जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका की इस दीवार में एयर मिसाइल डिफेंस सहित लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम मिसाइलें शामिल रहेंगी। अमेरिका प्रशांत महासागर के अथाह पानी के बीच मिसाइलों की दीवार। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति को किससे डर है, रूस या चीन? बाइडेन को किससे खतरा है? डिफेंस वन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के पैसिफिक फोर्स के कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन ने नोवा स्कोटिया में हैलिफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में कहा कि अमेरिका 2024 में प्रशांत क्षेत्र में टॉमहॉक और SM-6 सहित नए मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात करेगा। ये तैनाती रूस और अमेरिका की 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस यानी INF संधि से हटने के कारण हुई है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद दोनों देश इस समझौते से पीछे हट गए थे। इस मिसाइल दीवार का मुख्य मकसद ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के इस कदम को प्रशांत महासागर में मिसाइल और हथियारों की होड़ बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दक्षिणी चीन सागर से, जहां पर चीन की दादागिरी देखने को मिली। अमेरिका को उकसाने की चीन की बहुत बड़ी कोशिश। अमेरिकी वॉरशिप का दक्षिणी चीन सागर में पीछा किया गया। अमेरिका पर लगाया चीनी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश का आरोप। तो दक्षिणी चीन सागर में यूएस का सबसे खतरनाक वॉरशिप है। और आप जरा देखिए, आपको यह बता रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव के हालात कैसे पैदा हो गए, युद्ध के मुहाने पर अमेरिका और चीन कैसे पहुंच गए हैं। दक्षिणी चीन सागर में यूएस का सबसे खतरनाक वॉरशिप आ गया। अमेरिकी नेवी के USS हॉपर को देखकर चीन आग बबूला हो गया, बेहद गुस्सा गया ड्रैगन। चीन की सीमा के पास अमेरिकी वॉरशिप आने से खलबली मच गई। चीन ने अमेरिकी वॉरशिप का पीछा करने के लिए नेवी को लगा दिया। निगरानी करने के लिए वायुसेना को भी तैनात किया गया। तो ये जानकारी सामने आ रही है, चीन और अमेरिका के बीच कैसे अचानक से टकराव के हालात बन गए। बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर सबसे भीषण ड्रोन हमले को अंजाम दिया है और दावा यह कि रूस ने करीब 75 ड्रोन से दुश्मन ठिकानों को टारगेट किया। रूस ने शनिवार को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। कीव समेत दर्जन भर यूक्रेनी शहरों पर शाही ड्रोन से 75 हमले हुए। सुमी, निप्रोपेट्रोस, ज़ेपोरिज़िया, माइकोलाइव और किरोवोवोह क्षेत्रों में ऊर्जा केंद्र टारगेट रहे। हालांकि यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने 75 रूसी ड्रोन में से 74 को आसमान में ही मार गिराने का दावा किया है। अकेले कीव पर किए गए 66 हवाई हमले नाकाम रहे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक टेलीग्राम पोस्ट के जरिए अपनी डिफेंस टीम की तारीफ की है। और बंधकों की रिहाई प्रक्रिया के बीच इजरायल की सीमा में एक बार फिर यमन से बारूदी बौछार हुई है। IDF ने ताजा हमले के पीछे ईरान की प्रॉक्सी समूहों को जिम्मेदार माना। दक्षिणी इजरायल के एलियट में लोग जब गहरी नींद में थे, यमन के हुती विद्रोहियों ने कई हमलों से सनसनी मचा दी। अलर्ट सायरन के बीच एलियट के आसमान में एक के बाद एक कई चमकदार चीज नजर आई। इजरायली सेना के मुताबिक एलियट पर लाल सागर और यमन की सीमा से मिसाइल दागे गए थे, जिसे इनके वायु रक्षा प्रणाली ने आसमान में ही तबाह कर दिया।
इस दौरान एलियट के दक्षिण इलाके में सिलसिलेवार 2 धमाके भी सुने गए। IDF का दावा है कि बीती रात लाल सागर में उसके फाइटर जेट ने एक दुश्मन ड्रोन को तबाह किया, जिसे हूती ने लॉन्च किया था। इधर इजरायल के अल्टीमेटम के बावजूद हमास ने शनिवार को 8 घंटे के सस्पेंस के बाद आधी रात को बंधकों की रिहाई की और इस दौरान तेल अवीव से कतर तक कूटनीतिक हलचल बहुत तेज रही। सुबह 3 बजे की तस्वीरें हैं जब अल्पविराम के दूसरे दिन हमास ने बंधकों को रिहा किया। राफा बॉर्डर के रास्ते बंधकों को मिस्र भेजा गया। बंधकों की रिहाई में पहले दिन की तुलना में 8 घंटे की देरी पर हमास ने 13 इजरायली और 4 थाईलैंड के बंधकों को छोड़ा। हमास की कैद से आजाद होने वालों में हर्सलिया और थॉमस हैंड भी शामिल रहे। उनकी रिहाई से परिजन खासा खुश दिखे। उधर यरूशलेम के सुरबहिर शहर और रामल्ला में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर जश्न का माहौल दिखा। इस दौरान कई जगहों पर हमास के झंडे लहराए गए। युद्ध विराम की पहल के बाद भी हमास के तेवर नरम नहीं पड़े। दूसरे चरण में बंधकों की रिहाई में की गई देरी ने इजरायल को भी सख्ते में डाल दिया। बंधकों की रिहाई में देरी के बीच इजरायल की युद्ध कैबिनेट ने बंधकों की रिहाई में देरी के बीच इजरायल की युद्ध कैबिनेट ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें पीएम नेतन्याहू ने तमाम एजेंसियों के साथ हमास से निपटने पर चर्चा की। इजरायल ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य ओसामा हमदान की धमकियों के बावजूद संयम बनाए रखा, जिसमें ये कहा गया था कि वो IDF की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे। दरअसल इजरायल ने बंधक समझौता टूटने पर आधी रात से फिर हमले की चेतावनी दी थी। इस बीच यरूशलेम में भी स्थिति बेकाबू होती दिखी। हजारों लोगों ने नेतन्याहू के आवास को घेर लिया था। ये लोग इजरायली बंधकों के दूसरे समूह की रिहाई में देरी से नाराज थे। वहीं इजरायल में जब बंधक रिहाई पर गहमा गहमी थी, हंगरी में इजरायल का जोरदार समर्थन देखने को मिला। नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग हुई। हंगरी के बुडापेस्ट में लोगों का ये हुजूम सड़कों पर यूं ही नहीं उतरा। इनका मकसद इजरायल के पीड़ितों का दुख दुनिया से बयान करना और सभी इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द रिहाई का संदेश देना है। हमास की ओर से रिहाई प्रक्रिया में हिला हवाली इन प्रदर्शनकारियों की चिंता बढ़ाने लगी है। यही वजह है कि बुडापेस्ट में इजरायलियों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। समझौते के तहत हमास को 4 दिनों में कम से कम 50 बंधकों और इजरायल को 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। और इजरायल और हमास की जंग का नतीजा क्या होगा, ये तो वक्त के गर्भ में ही छिपा है। लेकिन उन चेहरों पर खुशी तो जरूर लौटी है जो हमास की कैद से निकले हैं। एक अरसे के बाद इजरायल का 9 साल का ओहद मुंडर जिंदगी का स्वाद चख रहा है। 49 दिनों बाद हमास के शिकंजे से आजाद हुआ ओहद जब अपने दोस्तों से मिला तो उसके चेहरे की रौनक देखने लग रही। 7 अक्टूबर के क्रूर हमले के दिन ओहदा घर के बुजुर्गों के साथ जिद करने घूमने निकला था, लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी छोटी सी नादानी इसे उस दोज़ख के दलदल में धकेल देगी जहां जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। ओहद अब उन संकट से भरे 49 दिनों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता है। अब इसे केवल और केवल स्वतंत्रता और जिंदगी का स्वाद चखना चाहता है। गाजा में अलग अलग देशों से मानवीय सहायता की खेप लगातार जारी है और मिस्र के रास्ते सैकड़ों ट्रक फिर मदद सामग्री लेकर पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र की पहल से सैकड़ों ट्रकों का राहत सामग्री लेकर गाजा में एंट्री जारी है। इन ट्रकों के जरिए खाने पीने और पहनने के सामान से लेकर दवाओं की गाजा में एंट्री हो रही है। शुरुआत में इस तरह के 200 ट्रकों को गाजा में जाने की इजाजत मिली है। मिस्र के रास्ते राफा क्रॉसिंग के जरिए अलग अलग देशों के ट्रक गाजा पहुँच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 162 ट्रकों में खाने पीने के सामान और बाकी ट्रकों में चिकित्सा सामग्री और जरूरी सामान भेजे गए हैं। कुछ दिनों पहले भारत ने भी 32 टन राहत सामग्री गाजा भेजी थी। और एक और बड़ी खबर, जिन बंधकों को रिहा किया जा रहा है, रिहाई के बाद सभी बंधकों का मेडिकल चेकअप हुआ। कैरम शालोम में ये मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल जांच के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं सभी बंधक। तो 2 दिन और पहले दिन जहां 24 बंधकों की रिहाई हुई और इसके बाद दूसरे दिन 17 कुल बंधकों की रिहाई हुई और सबसे पहले कैरम शालोम में इन सभी का मेडिकल चेकअप हुआ, मेडिकल जांच हुई और इसके बाद इन्हें अपने अपने घरों के लिए रवाना किया गया। तो युद्ध विराम के दौरान की जा रही रिहाई को लेकर बड़ी खबरें हैं, क्योंकि दूसरे दिन हमास ने बंधकों की रिहाई में देरी की है और इजरायल ने हमास पर हमले का अल्टीमेटम दिया है। इजरायल ने गाजा पर हमले की समय सीमा तय की है। हमास ने हमले के डर से ही बंधकों को छोड़ने की बात मानी और हमास ने 13 इजरायली और 4 थाईलैंड के बंधकों को छोड़ा है। आपको बता दें, रेड क्रॉस ने रात 3 बजे बंधकों को मिस्र भेजा है। वहां से सभी बंधक इजरायल लाए गए। अब तक इजरायल के 26 बंधक 15 विदेशी बंधकों के रिहा होने को लेकर खबर मिली। आपको बता दें, रिहाई में देरी पर IDF ने धमकी दी थी, रिहाई नहीं तो करेंगे बड़ा हमला।
आधी रात तक रिहाई नहीं हुई तो बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। युद्ध विराम के दौरान रिहाई को लेकर दूसरे दिन ये सबसे बड़ी खबर थी, जहां बंधकों की रिहाई में देरी की बात कही गई और बंधक डील के बीच हमास ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इजरायल भी हमास को धमकी देते हुए कह रहा है कि अगर समझौते की शर्तों को नहीं माना गया तो गाजा पर भीषण हमलों को अंजाम दिया जाएगा। अब यहां डिटेल आपके सामने कि किस तरीके से इजरायल और हमास की जुबानी जंग इस डील के दौरान की जा रही है, क्योंकि हमास ने ये साफ तौर पर कह दिया कि इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट बदली है, जबकि इजरायल ये कह रहा है कि हमास बंधकों की रिहाई में देरी कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमास की तरफ से कहा गया कि इजरायल की खोखली धमकी स्थिति नहीं बदलेगी, जबकि इजरायल ने कहा कि हमास रिहाई की शर्तों को नहीं मान रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि हमास की तरफ से कहा गया कि इजरायल समझौते की शर्तों को नहीं मान रहा, जबकि इजरायल कह रहा है कि समझौते की शर्त तोड़ी गई तो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और इसलिए इजरायल ने कहा कि हमास की एक गलती उस पर भारी पड़ सकती है, जबकि हमास ने कहा कि बलपूर्वक बंधकों को नहीं छुड़ा सकेगा इजरायल। अब आईडीएफ चीफ हेलेवी का भी इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है कि सीजफायर के बाद हमले जारी रहेंगे और युद्ध विराम के बाद गाजा में हमलों की एक बार फिर से होगी शुरुआत। और एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई पर बेंजामिन नेतन्याहू की नजर है। नेतन्याहू ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की, तेल अवीव के कमांड सेंटर में मौजूद थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो बंधकों की रिहाई कैसे हो पा रही है सही तरीके से, इसको खुद देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू कमांड सेंटर में मौजूद आला अधिकारियों के साथ और ये सुनिश्चित किया कि सही वक्त पर, क्योंकि कल पहले ये खबर भी सामने आई थी कि कल जो सेकेंड फेज में बंधकों की रिहाई होनी, इसमें देरी भी हो सकती है। और इसके बाद पूरी तरह से जो इजरायली प्रधानमंत्री काफी एक्टिव नजर आए हैं और हमास की तरफ से सेकेंड फेज में रिहाई की गई। नेतन्याहू हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के नेताओं से बातचीत की है। एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई पर आ रही बाधा पर बात की गई है। मिस्र और कतर के संपर्क में यूएस के ऑफिसर्स हैं और युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई जिस तरीके से पूरी दुनिया की उस पर नजर है, इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के नेताओं से इसको लेकर बात की है और बंधकों की रिहाई में आ रही बाधा पर बातचीत को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां यूएस के ऑफिसर्स मिस्र और कतर के कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं। बंधक डील के बीच ही इजरायल की बड़ी तैयारी को लेकर भी खबरें आ रही है, क्योंकि बॉर्डर पर आयरन बीम लेजर गन को तैनात करने का फैसला लिया गया है और मिसाइल और ड्रोन पर सटीक हमला करने में जिस तरीके से आयरन बीम सक्षम है, ये इजरायल की सबसे बड़ी तैयारी मानी जा रही है। तो इजरायल का नया अचूक हथियार जिसका नाम है आयरन बीम, जी हां, आयरन डोम के बाद इजरायल का एक और सुरक्षा कवच तैयार हो गया। इजरायली बॉर्डर पर आयरन बीम लेजर गन को तैनात किया गया। आयरन डोम से हल्का होता है, छोटा है ये आयरन बीम लेजर गन, लेकिन बेहद ही ताकतवर, बेहद ही शक्तिशाली। आयरन बीम लेजर गन मिसाइलों से भी सस्ता है। एक फायरिंग के लिए 60,000 अमेरिकी डॉलर की इसमें लागत आती है। किसी भी मौसम में मार करने में सक्षम है, दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को तबाह करने में माहिर है आयरन बीम लेजर गन। और एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, रिहा होने वाले बंधकों में 9 साल की एक बच्ची भी शामिल है। हमास की कैद से रिहा हुई है 9 साल की एमिली हैंड की रिहाई पर घर वालों ने खुशी जाहिर की। तो ये 9 साल की बच्ची, और बताया जा रहा भी हाल ही में एमिली ने हमास की चंगुल में जब थी तब उसने अपना 9वां जन्मदिन भी वहीं मनाया। और 13 साल की हिला शेशानी को लेकर भी बड़ी खबर आई है कि इन्हें भी रिहा कर दिया गया। हमास के कब्जे में हिला की मां भी है। हालांकि मां बेटी को साथ नहीं छोड़ना करार का उल्लंघन माना जा रहा है। बच्चों को मां से अलग नहीं करने की बात की गई थी।